सर। तो चालू करते हैं। यस सर। आज का क्लास हम लोगों का होगा रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, उसको बोलते हैं लंबवत एकांक सदिश। क्या बोलते हैं? लंबवत एकांक। लंबवत एकांक सदिश। आज का क्या टॉपिक है? लंबवत एकांक सदिश। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। लंबवत एकांक सदिश क्या चीज है, इसके विषय में पढ़ाऊंगा। अंग्रेजी क्या हो गया? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। अंग्रेजी क्या हुआ? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। और ये तीन होते हैं, इसलिए वेक्टर्स भी कर सकते हैं। यस सर। क्योंकि रेक्टेंगुलर एकांक सदिश जो है तीन है इनकी संख्या। यहाँ देखिए, अक्ष की बात मैं थोड़ा कर लूं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है ना। एक्स अक्ष की दिशा में नहीं, जैसे कि ये स्पेस है ना, इस जगह एक चिड़िया उड़ते हुए जा रही है। क्या हो रही है? एक चिड़िया उड़ते हुए जा रही है। उसका कुछ वेग है, वेग है, मान लेते हैं उसका वेग है 30 मीटर प्रति सेकंड। कितना वेग है? 30 मीटर प्रति सेकंड। चिड़िया उड़ करके 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ आ गई। अब कोई पूछेगा आपको एक्स दिशा में वो कितना दूरी तय की है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे। वाई दिशा में कितना, तो यहाँ से वाई अक्ष पर लंब डालेंगे। जेड दिशा में कितना, फिर जेड अक्ष पर लंब डालेंगे। और आप देखेंगे ना और बताएंगे कि एक दिशा में इतना, वाई दिशा में, जेड दिशा में, अर्थात तीनों दिशा में चला गया। तो शून्य में जब कोई सदिश होता है, शून्य में स्पेस में चाल हो या कुछ भी हो, जो भी सदिश शून्य में अगर रहता है, वेग हो या बल हो या कुछ भी हो, त्वरण हो, शून्य में अगर रहे, निर्वात में रहे, निर्वात में कहने का मतलब स्पेस है, स्पेस में हो, जिसमें कि हमको तीनों एक्सिस का हम मान दे सकते हैं। जैसे कि किसी भी निर्देशांक तल के अगर एक अक्ष पर कोई पिंड गति है तो वो एक विमीय गति है। अगर वो प्लेन पर गति कर रहा है, समतल पर, तो 2 विमीय गति हो जाता है। और शून्य में अगर वो गतिशील हो तब वहां त्रिविमीय गति वो कहलाएगा। क्योंकि इसका निर्धारण करने के लिए हमको तीनों अक्ष का जरूरत पड़ेगा, ठीक ना। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, 3 तरह का गति हम लोग पढ़ते हैं ना। एक विमीय गति है किसी पिंड का गति का स्थान बताने के लिए अगर हमको एक विमा जरूरत पड़े, और किसी पिंड का स्थान निर्धारण करने के लिए अगर 2 विमा का जरूरत पड़े, यानी कि एक्स अक्ष वाई अक्ष या वाई जेड या जेड एक्स, किसी 2 अक्ष का जरूरत पड़े। और त्रिविमीय गति वो होता है कि जब किसी पिंड का स्थिति निर्धारण करने के लिए हमको तीनों अक्ष का जरूरत पड़े। बात मुझे जैसे हम लोग 9th 10th में पढ़े हैं ना कि कोई पिंड यहाँ है, पूछेगा कहाँ है, बोलिए इसमें वाई और जेड अक्ष का जरूरत है। अब डायरेक्ट एक्स अक्ष क्या नहीं बता देंगे, एक्स अक्ष पर इतना दूरी पर है। लेकिन यहाँ रहेगा तब उसमें एक्स वाई दोनों बताना होगा, लेकिन शून्य में रहेगा तब तो एक्स वाई जेड तीनों। तो एक सरल रेखीय गति अगर पिंड कर रहा है तब उसका स्थान निर्धारण करने के लिए एक अक्ष का जरूरत। और अगर किसी समतल पर गति हो रहा है, प्लेन पर, तब निर्धारण के लिए 2। शून्य में अगर गतिशील हो तो 3। समझ में आया? इसको त्रिविमीय गति कहते हैं। ये एक टॉपिक ही था आपका, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। और ये कुछ नहीं था, आप समझिए, आप लिख भी सकते हैं एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति से क्या समझते हैं। तो वर्णन कीजिएगा। जब किसी पिंड का गति एक सरल रेखा पर हो तो उसका निर्धारण करने के लिए हमें एक अक्ष की आवश्यकता होती है, उसे एक विमीय गति कहते हैं। जब किसी पिंड का गति समतल पर हो, प्लेन पर हो, तब उसका स्थान निर्धारण करने के लिए हमें 2 अक्ष की आवश्यकता होती है, और उसके गति को हम द्विविमीय गति कहते हैं। और जब किसी पिंड का गति शून्य में हो रहा हो तो उसका स्थान निर्धारण करने के लिए हमको तीनों अक्ष की आवश्यकता होती है, और इसके गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। होमवर्क आपका रह गया, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति का डेफिनेशन लिखें, व्याख्या करें। यस ठीक ना? यस सर। अक्षय जी किस फिल्मी दुनिया में खो जाते हैं आप? मैं बता रहा था लंबवत सदिश, एकांक लंबवत सदिश। अब आप
को ले आता हूं यहाँ। एकांक लंबवत सदिश क्या है? लंबवत सदिश में लगा है एकांक। क्या लगा है? एकांक। और उसमें भी है लंबवत। सदिश तो है ही, लेकिन कैसा सदिश है? एकांक। एकांक के साथ कैसा है? लंबवत। तो कोई भी सदिश राशि, जब हम सदिश राशि का त्रिविमीय गति कर रहा हो, त्रिविमीय अक्ष में हो, तब उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तीनों अक्ष पर होगा। यस सर। उसका परिमाण एक्स दिशा में भी होगा, वाई दिशा में भी होगा और जेड दिशा में भी होगा। जैसे हम ले लेते हैं, सपोज दैट बल है। बल बराबर आपको दिया रहेगा 4i कैप जोड़ 3j कैप जोड़, छोटी होता है हमेशा, 5k कैप। मतलब ये क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आई दिशा में 4 न्यूटन, जे दिशा में 3 न्यूटन, के दिशा में 5 न्यूटन। तो शून्य में जो गया है कितना न्यूटन से गया है? तो ये 4 3 7 5 12 न्यूटन होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। उसका भी निकालने का कोई रूल है, बताएंगे ठीक ना आगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ क्या? लंबवत एकांक सदिश। क्या समझा रहा हूँ? लंबवत सदिश का इस प्रकार वियोजन हो गया, और वियोजन के रूप में दे दिया आपको। ओरिजिनल मान नहीं दिया कि उसका जो है शून्य में इतना न्यूटन से कोई इंजन गतिशील है, या कोई प्लेन है जिसका इंजन इतना न्यूटन बल लगा रहा है, उस शून्य में वो गतिशील, आसमान में प्लेन उड़ रही है, तो उसका निर्धारण करने के लिए तीनों अक्ष चाहिए। हाँ। लेकिन तीनों दिशा का मान आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये आई जे के जो है, जैसे बल सदिश को हम कैसे डिनोट करते हैं? बल पर वेक्टर लगा देते हैं। हाँ। लगाते हैं, ये बल सदिश हो गया। ये किस दिशा में है? ये जो वेक्टर लगाते हैं किस दिशा में, इसका कोई दिशा पता नहीं है। ये जनरलाइज फॉर्म है, किसी दिशा में लगा सकते हैं, ठीक ना? हाँ। लेकिन यही स्पेशल अगर आप एक्स अक्ष की बात करते हैं, केवल एक्स अक्ष की दिशा में कितना बल लग रहा है, तब आपको जो है सदिश के लिए संकेत आई कैप लगाना पड़ता है। और आई कैप हुआ एकांक सदिश का संकेत, समझे? और आई वेक्टर अगर कर देते हैं तो वो एकांक सदिश नहीं रहा, वो सदिश हो गया ना। लेकिन वेक्टर के रूप में यूज नहीं करते हैं, एकांक के रूप में खाली यूज करते थे। एकांक के लिए क्या कराते हैं हम लोग? कैप लगाते हैं। बले का अगर बल सदिश है, किसी दिशा में नहीं रहता, इसका दिशा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं, सीधे बल सदिश निकला है, एकांक बल सदिश। तो क्या करते हैं हम लोग? कैप लगाते हैं, बस हो गया। और जनरल बल सदिश लिखे हैं, बल पर सदिश चढ़ा देंगे। तो यहाँ जो है 4 न्यूटन आई कैप, मतलब ये बताता है कि एक्स अक्ष की दिशा में 4 न्यूटन है, और आई कैप का वैल्यू 1 न्यूटन हो जाएगा। कितना होगा? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन एक्स अक्ष की ओर। आई कैप का अर्थ क्या हो गया? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन एक्स अक्ष की ओर। एक्स अक्ष की ओर। तो एकांक 1 जे कैप का यहाँ अर्थ क्या होगा? ये राशि पर निर्भर करेगा, ये हमेशा आई कैप में 1 न्यूटन होगा। अगर वेग का इस तरह वियोजन है तीनों दिशा में, तो 1 मीटर प्रति सेकंड एक्स अक्ष की ओर होगा। यहाँ बल का हम वियोजन करके समझा रहे हैं, इसलिए आप बल को समझिए। जे का अर्थ क्या हुआ? बोलिए कोई बच्चा। 1 न्यूटन वाई अक्ष की ओर। अब 1 न्यूटन वाई अक्ष की ओर है, अगर 1 न्यूटन को 3 से गुना कर देंगे 3 न्यूटन नहीं होगा, वाई अक्ष की ओर शब्द में लिखा रहेगा। यही वाई अक्ष की ओर को बताने के लिए केवल जे कैप लगा दिया जाता है। एक्चुअल में उसका वैल्यू 1 है, इसलिए गुना करके कोई अंतर पड़ेगा नहीं। बात समझे? यस सर। और के कैप का अर्थ क्या हो जाएगा? जेड अक्ष की ओर। 1 न्यूटन जेड अक्ष की ओर। जेड अक्ष की ओर। अब हम के कैप उड़ा के अगर इस जगह लिख दे 5 गुना 1 न्यूटन जेड अक्ष की ओर, तो परिणाम क्या हो जाएगा? इस जगह 5 न्यूटन जेड अक्ष की ओर। यस सर। तो परिमाण पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं सर। लेकिन दिशा जो के कैप शब्द में लिखे हैं वही लिखा, सॉरी संकेत में लिखे हैं, ये लिखा गया शब्द में केवल। तो कैसा लगता देखने में? अगर लिखते 4 न्यूटन एक्स अक्ष की ओर प्लस 3 न्यूटन वाई अक्ष की ओर प्लस 5 न्यूटन जेड अक्ष की ओर, तो भारत से पाकिस्तान चला जाता लिखते हुए। तो एक्स अक्ष की ओर के लिए एक संकेत बन गया आई कैप, वाई अक्ष की ओर के बदले में संकेत बन गया जे कैप, और जेड अक्ष की ओर बताने के लिए संकेत बन गया के कैप। और उसका मान कितना होता है? 1 यूनिट में क्या होता है? 1 यूनिट हुआ।
और ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष की ओर के लिए संकेत है। तीनों अक्ष के बीच का कोण कितना कितना होता है? 90 होता है ना। एक्स वाई के बीच कोण 90, वाई जेड के बीच का 90, जेड एक्स के बीच 90 डिग्री। तो समकोणी लंबवत, हर एकांक अक्ष एक दूसरे पर लंब रहता है, इसलिए लंबवत एकांक सदिश। समझ में आया? यस सर। अब कहेगा सर इसका डेफिनेशन लिखने कहेगा तो क्या करेंगे? तो इसका कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे कहेगा नहीं कोई, अगर कोई पूछ दे, किसी परीक्षा में पूछ दे, तो इसका व्याख्या आप कैसे करेंगे? लिखेंगे किसी भी सदिश राशियों का एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष की ओर दिशा का निर्धारण करने के लिए एकांक परिमाण का सदिश संकेत बनाया गया है, जिसे हम आई कैप, जे कैप, के कैप से सूचित करते हैं। और चूंकि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष एक दूसरे के लंबवत होता है और आई कैप, जे कैप, के कैप का मान एकांक होता है। क्या होता है? आप न्यूटन या मीटर प्रति सेकंड नहीं कहिएगा। जनरलाइज रूप में जब आप व्याख्या करते हैं किसी चीज का, वहां किसी पार्टिकुलर भौतिक राशि को आप नहीं ले सकते। तो मैं क्या कहा? किसी सदिश राशि का एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष की दिशा में दिशा निर्धारण के लिए, किसके लिए? दिशा निर्धारण एक संकेत का प्रयोग किया गया है, जो एक्स अक्ष के लिए आई होता है, वाई अक्ष के लिए जे कैप होता है और जेड अक्ष के लिए के कैप होता है। कैप हमेशा लगाना ना। और इन संकेतों का परिमाण एकांक होता है। संकेतों का परिमाण एकांक होता है। एक न्यूटन नहीं कर रहा हूँ, एकांक होता है। परिमाण कितना होता है? एकांक होता है। और चूंकि ये आई कैप एक्स अक्ष की ओर का दिशा बताता है, वाई कैप जे कैप वाई अक्ष की ओर का दिशा बताता है, के कैप जेड अक्ष की ओर की दिशा और बताता है। तीनों अक्ष आपस में लंबवत होते हैं और इनका परिमाण क्या हो गया? आई कैप, जे कैप, के कैप का परिमाण एकांक होता है, इसलिए इसको लंबवत एकांक सदिश कहते हैं। समझ में आया? यस सर। अब वियोजन करके आप समझा सकते हैं। कोई भी भौतिक राशि ले लीजिएगा, जैसे हम बल लेके आपको वियोजित करते हैं। यस सर। बताएंगे इसका अर्थ हुआ कि एक्स अक्ष 4 आई का यहाँ अर्थ हुआ 4 न्यूटन एक्स अक्ष की ओर बल लग रहा है। मतलब हम कह सकते थे कि 4 न्यूटन गुना 1 न्यूटन एक्स अक्ष की ओर। आई कैप के बदले में लेंगे यहाँ 1 न्यूटन एक्स अक्ष की ओर, अर्थात 4 न्यूटन एक्स अक्ष की ओर। तो आई खाली एक्स अक्ष की ओर बता दिया ना, 1 से गुना करें 4 रह गया। यहाँ भी 3 को 1 से गुना करेंगे 3 रहेगा। तो ये खाली स्पेशल दिशा बताने के लिए ना हुआ। यस सर। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप दिशा क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा निर्धारण करने के लिए एकांक सदिश का संकेत है। तीनों अक्ष लंबवत होता है, इसलिए इन तीनों सदिश की दिशा भी लंबवत होंगे, इसलिए इसको लंबवत एकांक सदिश कहते हैं। समझ में आया? यस सर। और वियोजन इस तरह रहेगा, वेग का वियोजन दे देगा। वेग बराबर 2i + 5j कैप। हमेशा कैप छोड़ना ही नहीं, आदत ही नहीं मतलब कि इसको लत लगा लेना है, एडिक्टेड कर लेना है, ठीक ना। +2k कैप। इसमें v में भी तब क्या होगा सर? v में वेक्टर हो जाएगा। v एक सदिश राशि है। यस सर। मेरा भी छूट जा रहा है, मेरा गलत है। एकदम नहीं, छोड़ना ही नहीं चाहिए। v वेक्टर का वियोजन 3 दिशा में हो गया। इसका मतलब है ये जो वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड एक्स अक्ष की ओर है, 5 मीटर प्रति सेकंड वाई अक्ष की ओर, 2 न्यूटन प्रति मीटर प्रति के सेकंड। ये आप समझिए भली बात, समझ गया ना। अब आपको समझने के लिए बाकी ये है, जब तीनों अक्ष की ओर का मान दिया रहे तो ओरिजिनल जिस भी दिशा में जा रहा है उस दिशा में कितना हुआ होगा। हाँ। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यस सर। अभी वो का टॉपिक नहीं है, अभी ये समझ में आया? यस सर। और उधर सदिश योग तो पढ़े थे, सदिश अंतर छूट गया था। सदिश का अंतर अभी थोड़ा सा टॉपिक है, पढ़ा देता हूँ, पहले इसको मिटा लेता हूँ। अब टॉपिक है 2 सदिशों का अंतर या घटाव। क्या है? 2 सदिशों का अंतर या घटाव। सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स ना। सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस
ऑफ टू वेक्टर्स। कोई दिक्कत? दो सदिशों का घटा या दो सदिशों का अंतर, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं हो पड़ेगा तो हम चलेगा पढ़ा देते हैं तो रोने लगेगा, इसलिए पढ़ा देते हैं। दो सदिश है, जैसे ये ए सदिश है, क्या ये ए सदिश है और ये बी सदिश। घटा करना है क्या? एक वेक्टर ए घटा वेक्टर बी क्या होगा? वेक्टर ए घटा वेक्टर बी क्या होगा? ज्यामितीय रूप में समझाइए, ज्यामितीय रूप में। और कहिए कि वो बीजगणितीय रूप में क्या होगा? बीजगणितीय रूप में सदिशों का दिशा जब दिया तो घटेगा अपने 180 डिग्री वो हो जाएगा अपने, मतलब वो घटाने का है। तो वो तो ऐसा मास्टर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो cos थीटा है ना, cos थीटा जो है, अरे अक्षय अरे किस दुनिया में तू खो जाता है यार, समझ में नहीं लगता है। तुम मूवी बना रखे रात भर आते हो क्या? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का घटा का ज्यामितीय रूप समझिए, इसका बीजगणितीय रूप तो वही है जो जोड़ का है, वही तो सूत्र पर घटा का भी बनेगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, वेक्टर ए में वेक्टर बी को जो घटाना है, तो वेक्टर ए के पास जब वेक्टर बी लाएंगे ना, सॉरी वेक्टर ए के पास जब वेक्टर बी लाएंगे ना, कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा देना है और उल्टा के लाके जोड़िए जहां भी जुड़े। जब इसको उल्टा देंगे एरो इधर आ जाएगा, एरो आएगा तो अब क्या करना है आपको, एरो इधर आ जाएगा। आप चाहेंगे तो यहाँ से चिपका सकते हैं, ऐसे चिपका सकते हैं ना, तो इसका हो जाएगा जस्ट इसी दिशा में, जस्ट उल्टा रहना चाहिए, यानी कि इस तरह हो जाएगा, होगा। तब यहाँ से अगर आप ए पी क्यू आर कहते हैं, तो ये पी से आर तक का जो लंबाई हो जाएगा यही रिजल्टेंट बताएगा, यानी वेक्टर आर ये बताएगा रिजल्टेंट किसका, ए और बी का अंतर, वेक्टर ए घटाओ वेक्टर बी। तो माइनस में सर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। हाँ डायरेक्शन चेंज हो गया, माइनस का अर्थ होता है सर, जैसे पूरब है, एक सदिश की दिशा पूरा है, उसको घटाने का क्या, पश्चिम करके घटा सकते हैं। घटाना मतलब आप पश्चिम हो जाना। सदिश का बड़ा जबरदस्त रूल है, ये समझने में बनाते आपको एक बार ऑटोमेटिक दिमाग में कुछ ऐसा चीज फील होने लगेगा, ये सदिश है क्या। हम पूरब की ओर धक्का मारते हैं और कोई और 10 न्यूटन पूरब की ओर मार रहा है, हम 25 न्यूटन मार रहे हैं, 25 10 35 होता, लेकिन कहता 25 में 10 घटाओ। आप ऐसे समझिए, उठो रे बच्चा, इसको मैं 25 न्यूटन बल लगा रहा हूँ, ठीक ना, और एक बच्चा और आएगा 10 न्यूटन लगाने लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 25 10 35, एक ही दिशा में लग रहा, कितना हो जाएगा 35। लेकिन आपको 25 में 10 जोड़ के नहीं घटाने अगर कहा दे, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब वो 10 न्यूटन उधर से इधर लगा, जैसा बदल गया ना। 25 न्यूटन में कहेगा 10 न्यूटन घटाओ, घटाने का मतलब है कि अगर हम पूरा है तो पश्चिम हो जा रहा है, तो जबकि पहले 25 और 10 दोनों क्या था, 35 था, और अब 25 में 10 जैसे घटाने के, इसका मतलब ये पूरब नहीं है, हम पूरब है तो वो पश्चिम, दिशा ही उसका खाली बदल दो ना, जोड़ के जगह घटा हो जाएगा ना। तो दो सदिश अगर कहेगा कि बी में ए को घटाइए, वेक्टर बी में ए को घटाइए, तो बी को आराम से रहने देंगे, सूत्र तो बेटा ठीक, और ए को क्या करेंगे, उल्टा लेंगे और उल्टा के ला देंगे। इस प्रकार जोड़ो, यहाँ जोड़ दो या यहाँ लाके जोड़ दो। हमारा मन ये इस दिशा में था ना, इसको सबसे पहले उल्टा। अब हमको क्या करना है, या तो टेल को हेड पर चिपका देना, या तो इसको इतना दूर ले जाएंगे कि यहाँ आके चिपक जाए, बात में। तो ऐसे करके अगर चिपका देते हैं तो यहाँ आ जाएगा। तब यहाँ फ्री है, ये हेड है, ये टेल है, ये जो लंबाई हुआ ये बता देगा आपका बी घटाओ ए, बी में ए को घटा, मतलब जिसको घटाना है उसका डायरेक्शन चेंज कर देना, उसका डायरेक्शन चेंज करना और उसी को हटा हटा के ले जाना है, ठीक ना, जिसमें घटाना है, समझ गया। और तब जो डंडा का लंबाई होगा, ये रेखाखंड का लंबाई होगा, लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा, यही हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। ये लंबाई ये हुआ सदिश अंतर का ज्यामितीय निरूपण। क्या हुआ, सदिश अंतर का ज्यामितीय निरूपण। और इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होगा, बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, तो बीजगणितीय निरूपण जो योगफल का है वही अंतर का भी है। कोई आपत्ति नहीं, तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तो यही तक रहने देते हैं। यस सर। होमवर्क को दे देता हूँ, उसको बना के लाना है, पेज में लाना, ठीक ना, उसको लाइन बाय लाइन में चेक करूंगा, ठीक ना, ठीक सर। पेज में बना के लाना तुरंत। सबसे पहले दो सदिशों का योगफल ज्ञात करने का मानक सूत्र प्राप्त करें ना। दो सदिशों का योगफल ज्ञात करने का ज्यामितीय तथा बीजगणितीय नियम समझाएं। ये हो जाएगा। दो सदिशों का योगफल ज्ञात करने का ज्यामितीय नियम समझाएं। तो ले लेंगे, माना कि दो सदिश इस प्रकार है, दो का चित्र बना दीजिएगा, तब लिखेगा योगफल ज्ञात करने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के पास सटाते हैं ना, दोनों के एक दूसरे के पास सटाने के का नियम, दोनों के एक दूसरे से जोड़ने का नियम ये है कि एक का हेड एक के टेल से चिपकाते हैं ना, तो फिर ले आएंगे और सटा के दिखा देंगे। उसके बाद लिखेगा जो स्वतंत्र हेड और टेल रहा, इसकी ही लंबाई दोनों का योगफल के बराबर का परिमाण बताता है। बगल में चित्र बना दीजिए और ज्यामितीय रूप वो खत्म, बीजगणितीय रूप तो सूत्र तो बना स्थापित कर देना, भिन्न स्थिति दिखा देना। कोई दिक्कत? नंबर 1 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, सदिश का क्रम विनिमय नियम एवं सहचर नियम को समझाएं। सदिश योग का क्रम विनिमय नियम एवं सहचर्य नियम समझाएं। कोई दिक्कत? नंबर 3, सदिश दो सदिशों के अंतर का ज्यामितीय, कैसा ज्यामितीय नियम समझाएं। हो जाएगा। चौथा, एक अंक लंबवत एक अंक सदिश क्या है? लंबवत एक अंक सदिश का व्याख्या एक उदाहरण के साथ करें। किसी बल का वियोजन कर दीजिएगा या वेग का, किसी का करके समझा देना। ये 4 क्वेश्चन का आंसर बना लेंगे। यस सर। ये होमवर्क रहा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा पहले, ठीक ना? चलिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर।